सर्वोदय नमस्कार बच्चों। आज आप लोगों का हिंदी परंपरा का मूल्यांकन जो रामविलास शर्मा जी द्वारा रचित है, यह निबंध रामविलास शर्मा जी किंचित संपादन पुस्तक के साथ संकलित किए हैं। हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव ऊंच गांव सानी में 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1932 ईस्वी में बीए तथा 1934 में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया था। 1938 ईस्वी तक शोध कार्य में व्यस्त रहे। 1938 से 1943 तक उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापन कार्य किया। यहाँ अध्यापन कार्य करते रहे। बाद में आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति के अनुरोध पर वे के.एम. हिंदी संस्थान के निदेशक बने और यहीं से 1974 ईस्वी में सेवानिवृत्त हुए। रामविलास जी ने हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम दिया है। उन्होंने निराला की साहित्य साधना की। इस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हो चुका है। उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं: आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद और उनका युग, भाषा और समाज इत्यादि। पाठ के रूप में यहाँ रामविलास शर्मा जी का निबंध प्रस्तुत है, परंपरा का मूल्यांकन। यह निबंध इसी नाम की पुस्तक से किंचित संपादन के साथ संकलित है। यह निबंध समाज, साहित्य और परंपरा के पारस्परिक संबंधों की सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक मीमांसा एक साथ करते हुए रूपाकार ग्रहण करता है। परंपरा के ज्ञान, समझ और मूल्यांकन का विवेक जगाता यह निबंध साहित्य की सामाजिक विकास में क्रांतिकारी भूमिका को भी स्पष्ट करता है। नई पीढ़ी में यह निबंध परंपरा और आधुनिकता की युगानुकूल नई समझ विकसित करने में एक सार्थक हस्तक्षेप करता है। लेखक का कहना है कि जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं हैं, जो रूढ़ियां तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक है। जो लोग समाज में बुनियादी परिवर्तन करके वर्गहीन, शासन शोषण मुक्त समाज की रचना करना चाहते हैं, वे अपने सिद्धांतों को ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से पुकारते हैं। जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है, वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। साहित्य की परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचना का विकास हुआ है।
प्रगतिशील आलोचना के ज्ञान से साहित्य की धारा मोड़ी जा सकती है और नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का मूर्त ज्ञान है और यह ज्ञान उतना ही विकासमान है जितना साहित्य की परंपरा। इसमें दिया है अमूर्त, जिसका अर्थ है जो मूर्त ना हो, जो दिखाई ना पड़े, ऐसा कहा। भौतिकवाद जो विचारधारा, जो चेतना या भाव पदार्थ, मूल पदार्थ को मानती हो। प्रगतिशील आलोचना का अर्थ जो आलोचना सामाजिक विकास को महत्व देती हो। तो इसमें कहा गया कि जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं उनको क्या करना है। जो रूढ़ियां तोड़कर, सारे बंधन को तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं जिससे क्रांति फैल जाए। क्रांति फैलने का मतलब वर्गहीन शोषण मुक्त समाज। वर्गहीन, जो कई वर्गों में समाज को बांट दिया गया है, इससे मुक्ति। शोषण मुक्त समाज, जहां शोषण की लेस मात्र न हो, ऐसे साहित्य की रचना से समाज का विकास होता है। उसके बाद कहा, लेखक ने कहा कि साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए यह सबसे पहले हम साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं, उसका मूल्य आंकते हैं जो शोषक वर्गों के विरुद्ध श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। उनके विरुद्ध, शोषक वर्गों के विरुद्ध आवाज उठाना, उनके हित की बात करना। इसके साथ हम उस साहित्य पर ध्यान देते हैं जिसकी रचना का आधार शोषित जनता का श्रम है। वो परिश्रम करते हैं लेकिन उचित पारिश्रमिक उन्हें प्राप्त नहीं होता है और यह देखने का प्रयत्न करते हैं कि वह वर्तमान काल में जनता के लिए कहाँ तक उपयोगी है और उसका उपयोग किस तरह हो सकता है। इसके अलावा जो साहित्य सीधे संपत्तिशाली वर्गों की देख रेख में रचा गया है और उनके वर्ग हितों को प्रतिबिंबित करता है, उसे भी परख कर देखना चाहिए कि यह अभ्युदयशील वर्ग का साहित्य है या ह्रासमान वर्ग का। ये सही है कि नहीं है, उसे परख कर देख लेना चाहिए। यह स्मरण रखना चाहिए कि पुराने समाज में वर्गों की रूपरेखा कभी बहुत स्पष्ट नहीं रही। जहां पूंजीवाद का यथेष्ट विकास हो गया है, वहीं यह संभावना होती है कि संपत्तिशाली और संपत्तिहीन वर्ग एक दूसरे के सामने पूरी तरह विरोधी बनकर खड़े हों। संपत्तिशाली और संपत्तिहीन वर्ग, एक गरीब है और एक अमीर है, तो स्पष्ट है कि इन लोगों में विरोध रहेगा ही। सभ्यता के अनेक तत्वों की तरह साहित्य में भी ऐसे तत्व होते हैं जो विरोधी वर्गों के काम आते हैं। आग जलाकर खाना पकाना मानव सभ्यता का सामान्य तत्व बन गया है। कल कारखानों में भाप और बिजली से चलने वाली मशीनों का उपयोग समाजवादी व्यवस्था में होता है और पूंजीवाद व्यवस्था में भी। सभ्यता का हर स्तर वर्ग युद्ध नहीं होता, इसी तरह साहित्य का हर स्तर संपत्तिशाली वर्गों के हितों में बंधा हुआ नहीं रहता। इसी तरह साहित्य का हर स्तर संपत्तिशाली वर्गों के हितों से बंधा हुआ नहीं रहता।
जो भी साहित्य है वो संपत्तिशाली लोगों के हित में ही हो ऐसा नहीं होता। उसमें संशोधन हो सकता है और वर्गहीन शोषण मुक्त समाज की स्थापना भी हो सकती है। साहित्य की इस व्यापकता को स्वीकार न करना वैसे ही है जैसे समाजवादी व्यवस्था में बिजली का उपयोग न करना, क्योंकि इसका आविष्कार पूंजीवादी समाज में हुआ था और उसका उपयोग भी पूंजीवादपतियों ने ही अपने हित में किया था। साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबद्ध है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। साहित्य में उसकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती हैं जो उसे प्राणी मात्र से जोड़ती हैं। आदिम भावनाएं, बहुत सारी ऐसी भावनाएं होती हैं जो उन्हें आदिम भावनाओं से जोड़ती हैं। आदिम भावनाओं से जोड़ती हैं। आदिम भावनाओं का मतलब सबसे पहला जो उन्हें प्राणी मात्र से जोड़ती है। इस बात को बार बार कहने में कोई हानि नहीं है कि साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है, उसमें मनुष्य का इंद्रिय बोध, उसकी भावनाएं भी व्यंजित होती हैं। साहित्य का यह पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। अपेक्षा मनुष्य के लिए अपेक्षाकृत और अस्थायी कि उसको पढ़ने से कुछ मिलता है। मनुष्य का इंद्रिय बोध इसका बोध कराता है और क्या उनकी भावनाएं हैं वो भी व्यंजित होती हैं। साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में। सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता का अपेक्षा पूंजीवाद सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है और पूंजीवादी सभ्यता के मुकाबले समाजवादी सभ्यता को पुराने चरखे और करघे के मुकाबले मशीनों के व्यवहार से श्रम की उत्पादकता बहुत बढ़ गई है। पर यह आवश्यक नहीं है कि सामंती समाज के कवि की अपेक्षा पूंजीवादी समाज का कवि श्रेष्ठ हो। कहा कि सामंती समाज के कवि की अपेक्षा पूंजीवादी समाज का कवि श्रेष्ठ हो, ऐसा नहीं हो सकता। यह भी संभव है कि आधुनिक सभ्यता का विकास कविता के विकास का विरोधी हो और कवि स्वयं बिकाऊ माल बन गया हो। कवि स्वयं बिकाऊ माल बन गया हो। व्यवहार में यही देखा जाता है कि 19वीं और 20वीं सदी के कवि क्या भारत में क्या यूरोप में पुराने कवियों को घोटे जा रहे हैं और कहीं उनके आसपास पहुंच जाते हैं तो अपने आप को धन्य मानते हैं। ये जो तमाम कवि अपने पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं का मनन करते हैं वे उनका अनुकरण नहीं करते, उनसे सीखते हैं और स्वयं नई परंपराओं को जन्म देते हैं। उनसे कुछ सीखते हैं और उनका अनुकरण नहीं करते हैं, कुछ सीख लेते हैं और अपने आप स्वयं नई परंपराओं को जन्म देते हैं। जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। कहा कि नकल करके लिखा जाए। नकल करके लिखने का मतलब एक साहित्य का रूपांतरित उसको देख करके लिखना। जैसे वाल्मीकि रामायण है तो वाल्मीकि रामायण का रूपांतरित करके तुलसीदास जी ने लिखा, यही हुआ नकल करना। उसका नकल करके लिखा गया है। जो महान साहित्यकार हैं उनकी कला की आवृत्ति नहीं हो सकती, यहाँ तक कि एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने पर उनका कलात्मक सौंदर्य ज्यों का त्यों नहीं बना रहता।
औद्योगिक उत्पादन और कलात्मक सौंदर्य ज्यों का त्यों नहीं बना रहता। औद्योगिक उत्पादन और कलात्मक उत्पादन में यह बहुत बड़ा अंतर है। अमेरिका ने एटम बम बनाया, रूस ने भी बनाया, पर शेक्सपियर के नाटकों जैसी चीज का उत्पादन दोबारा इंग्लैंड में नहीं हुआ। कहने का मतलब है कि एटम बम अमेरिका ने भी बनाया और रूस ने भी बनाया, लेकिन शेक्सपियर के नाटकों जैसी चीज का उत्पादन, जो शेक्सपियर ने नाटक लिखा वैसी चीज का उत्पादन दोबारा इंग्लैंड में नहीं हुआ। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित करके उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। आर्थिक संबंधों से प्रभावित होना एक और बात है, उसके द्वारा चेतना का निर्धारण होना एक और बात है। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। सब कुछ परिस्थितियों द्वारा अनिवार्यतः निर्धारित नहीं होता। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है। दोनों का संबंध द्वंद्वात्मक है। यही कारण है कि साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। द्वंद्वात्मक का मतलब जिसमें दो परस्पर विरोधी स्थितियों या पक्षों का संघर्ष हो, दोनों का संघर्ष हो। और कहा कि सब कुछ परिस्थितियों द्वारा अनिवार्यतः निर्धारित नहीं होता। यदि मनुष्यों परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य का नियामक नहीं है। नियामक मीन्स नियमबद्ध, निर्मित। कहा कि परिस्थिति द्वारा अनिवार्यतः निर्धारित नहीं होता। हमारी परिस्थिति के द्वारा सब कुछ निर्धारित नहीं होता। कोई भी चीज, कोई भी संस्था हमारी परिस्थिति के अनुकूल नहीं चल सकता। वही कह रहा है कि यदि मनुष्यों का नियामक नहीं, मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है। इन दोनों का द्वंद्वात्मक संबंध है, दोनों का विरोध है। आदमी सोचता है कि हमारे अनुकूल नहीं है, अब क्या करें। यही कारण है कि साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन नहीं होता, अपने अधीन नहीं होता। गुलामी अमेरिका में थी और गुलामी एथेंस में भी थी, किंतु एथेंस की सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया और गुलामों के अमेरिकी मालिकों ने मानव संस्कृति को कुछ भी नहीं दिया। सामंतवाद दुनिया भर में कायम रहा, पर सामंती दुनिया में महान कविता के दो ही केंद्र थे, भारत और ईरान। पूंजीवादी विकास यूरोप के तमाम देशों में हुआ, पर राफेल, लियोनार्दो दा विंची और माइकेल एंजेलो इटली की देन है। यहाँ हम एक और यही देखते हैं कि विशेष सामाजिक परिस्थितियों में कला का विकास संभव होता है। दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि समान सामाजिक परिस्थितियां होने पर भी कला का समान विकास नहीं होता। यहाँ हम असाधारण प्रतिभाशाली मनुष्यों की अद्वितीय भूमिका भी देखते हैं। असाधारण, जो साधारण नहीं है, प्रतिभाशाली, जिनमें प्रतिभा निहित है। मनुष्यों की अद्वितीय भूमिका, अद्वितीय मीन्स दूसरा कोई नहीं, यह भी देखते हैं। कहा साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका निर्णायक है। इसका यह अर्थ नहीं कि ये मनुष्य जो करते हैं वह सब कुछ अच्छा ही होता है या उनके श्रेष्ठ कृतित्व में दोष नहीं होते। जो उन्होंने
अपनी कृतित्व स्थापित कर ली, उसमें कोई दोष नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। कला का पूर्णतः निर्दोष होना भी एक दोष है। अगर किसी ने अपनी रचना कर दी तो उसमें दोष न हो, ऐसा नहीं हो सकता, यह भी एक दोष है। इसलिए कहा कि कला का पूर्णतः निर्दोष होना भी एक दोष है, दोष होना चाहिए, क्योंकि ऐसी कला निर्जीव होती है, जिसमें दोष नहीं है वो कला निर्जीव होती है। इसलिए प्रतिभाशाली मनुष्यों की अद्वितीय उपलब्धियों के बाद, जो उन्होंने अद्वितीय उपलब्धियों को लिख दिया, प्राप्त किया, उसके बाद कुछ नया और उल्लेखनीय करने की गुंजाइश बनी रहती है। अगर उसमें दोष रहेगा तो दूसरा व्यक्ति उसमें संशोधन कर सकता है। आजकल व्यक्ति पूजा की काफ़ी निंदा की जाती है, किंतु जो लोग सबसे ज़्यादा व्यक्ति पूजा की निंदा करते हैं, वे सबसे ज़्यादा व्यक्ति के पूजा का प्रचार भी करते हैं। यदि कोई भी साहित्यकार आलोचना से परे नहीं है तो राजनीतिज्ञ यह दावा और भी नहीं कर सकते, इसलिए कि साहित्य के मूल्य राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा अधिक अस्थायी है। कहा साहित्य के मूल्य राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा, राजनीतिक मूल्य क्या है? साहित्य के मूल्य से तो कम ही है, वो अधिक अस्थायी है। अंग्रेज कवि टेनिसन ने लैटिन कवि वर्जिल पर एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया, पर वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि तरंगे हमें आज भी सुनाई देती हैं और हृदय को आनंद विह्वल कर देती हैं। कह सकते हैं कि जब ब्रिटिश साम्राज्य का कोई नाम लेवा और पानी देवा न रह जाएगा, तब शेक्सपियर, मिल्टन और शेली विश्व संस्कृति के आकाश में वैसे ही जगमगाते नजर आएंगे जैसे पहले जगमगाते थे, और उनका प्रकाश पहले की तरह, पहले की अपेक्षा करोड़ों आंखें देखेंगी। साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्यों की तरह जन समुदायों और जातियों की विशेष भूमिका होती है। इसे कौन नहीं जानता कि यूरोप के सांस्कृतिक विकास में जो भूमिका प्राचीन यूनानियों की है, वह अन्य किसी जाति की नहीं। जन समुदाय जब एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करते हैं, तब उनकी अस्मिता नष्ट हो जाती है। अस्मिता मीन्स पहचान। प्राचीन यूनान अनेक गण समाजों में बटा हुआ था। आधुनिक यूनान एक राष्ट्र है। यह आधुनिक यूनान अपनी प्राचीन संस्कृति से अपनी एकात्मकता स्वीकार करता है या नहीं? 19वीं सदी में शैली और बायरन ने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनानियों को ऐसी एकात्मकता पहचानवाने में बड़ा परिश्रम किया। भारतीय संविधान आंदोलन के दौरान इस देश ने इसी तरह अपनी एकात्मकता पहचानी और अपनी पुरानी अस्मिता पहचानी। इतिहास का प्रवाह ही ऐसा है, वह विच्छिन्न और अविच्छिन्न है। लगातार अविच्छिन्न मीन्स लगातार, अविच्छिन्न मीन्स लगातार और विच्छिन्न मीन्स लगातार नहीं। कायम लगातार रहा। और जो तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करते हैं, उसमें इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर निर्मित यह अस्मिता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर निर्मित यह अस्मिता पहचान अत्यंत महत्वपूर्ण है। बंगाल विभाजित हुआ और है, किंतु जब तक पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के लोगों को अपनी साहित्यिक परंपरा का ज्ञान रहेगा, तब तक बंगाली जाति सांस्कृतिक रूप से अविभाजित रहेगी।
विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए तो ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज़्यादा है और कहाँ कम है, और इस न्यूनाधिक ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या होते हैं। न्यूनाधिक, कम और अधिक। न्यूनाधिक ज्ञान के क्या प्रभाव होते हैं। ज्ञान कम नहीं होना चाहिए। न्यूनाधिक का मतलब कम भी और ज़्यादा भी, जिसको हम लोग कहेंगे कमोबेश, कम भी और ज़्यादा भी, ये कहेंगे। एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी अस्मिता होती है। एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी अस्मिता होती है, जहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। संसार में इस समय अनेक राष्ट्र बहुजातीय हैं। बहुत सारे राष्ट्र बहुजातीय हैं, जहाँ बहुत सारे जाति के लोग रहते हैं। अनेक भाषा भाषी भी हैं, अनेक भाषा बोलने वाले भी हैं। जिस समय राष्ट्र के सभी तत्वों पर मुसीबत आती है, तब उन्हें अपने राष्ट्रीय अस्मिता का ज्ञान बहुत अच्छी तरह हो जाता है। कहा कि जब सभी तत्वों पर मुसीबत आती है, रह तो रहे हैं सभी जाति के लोग, लेकिन जिस जगह पे रह रहे हैं अगर उस पर किसी तरह की मुसीबत आती है तो राष्ट्रीय अस्मिता का ज्ञान, राष्ट्रीय अस्मिता मीन्स अपनी पहचान, हम भारतीय हैं, ये पहचान बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। जिस समय हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, उस समय यह राष्ट्रीय अस्मिता जनता के स्वाधीनता संग्राम की समर्थ प्रेरक शक्ति बनी। सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को उचित ही महान राष्ट्रीय संग्राम कहते हैं। इस युद्ध के दौरान खास तौर से रूसी जाति ने बार बार अपनी साहित्य परंपरा का स्मरण किया। सोवियत समाज जारशाही रूस के समाज से भिन्न है। समाज व्यवस्था के विचार से इतिहास का प्रवाह विच्छिन्न है, जाति विच्छिन्न है और अविच्छिन्न, लगातार और लगातार नहीं। जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार हैं और उसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ और पुष्ट करने वाले महान साहित्यकार हैं। अस्मिता को सुदृढ़, पहचान को सुदृढ़ और पुष्ट करने वाले महान साहित्यकार हैं। समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जातीय अस्मिता खंडित नहीं होती, वरन और पुष्ट होती है। इसके साथ सोवियत संघ में बहुजातीय राष्ट्रीयता का पुनर्जन्म हुआ है और यह राष्ट्रीयता अब एक सामाजिक शक्ति है, जैसी वह 1917 में पहले नहीं थी। जारशाही रूप में बहुत सी जातियां पराधीन बनकर रखी गई थीं। उन सब पर रूसी जाति के सामंत और पूंजीपति शासन करते थे। जैसे और बहुत से साम्राज्य होते हैं, वैसे ही यह भी एक साम्राज्य था। 1917 की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंधों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। बहुत सी जातियां सोवियत संघ में शामिल न हुई, अलग हो गई। कुछ विलंब से दूसरे महायुद्ध से कुछ ही पहले अन्य जातियां उसमें शामिल हुईं। सोवियत संघ में आज जितनी जातियां शामिल हैं, उनका वैसा मिला जुला राष्ट्रीय इतिहास नहीं है जैसा भारत की जातियों का है। राष्ट्र के गठन में इतिहास का अविच्छिन्न प्रभाव बहुत बड़ी निर्णायक शक्ति है। लगातार प्रवाह बहुत बड़ी निर्णायक शक्ति, निर्धारक शक्ति है। यूरोप के लोग यूरोपियन के गठन में यूरोपियन संस्कृति की बात करते हैं, पर यूरोप कभी राष्ट्र बना नहीं
और अब तो पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप, दो यूरोपों का अलग उल्लेख आम बात है। संसार का कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से इतिहास को ध्यान में रखे तो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। यही राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरी जातियों पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं हुई। राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं हुई एक जाति और दूसरी जाति, वह मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। संस्कृति और इतिहास की देन है जो एक साथ मिलकर रहती है। इस देश की संस्कृति से रामायण और महाभारत को अलग कर दें तो भारतीय साहित्य की आंतरिक एकता टूट जाएगी। महाभारत और रामायण, इन दोनों को अगर अलग कर दिया जाए तो साहित्य की आंतरिक जो अंदर से है वो एकता टूट जाएगी। किसी भी बहुजातीय राष्ट्र के सामाजिक विकास में कवियों की ऐसी निर्णायक भूमिका नहीं रही है जैसी इस देश में व्यास और वाल्मीकि की है। व्यास और वाल्मीकि की है। इसलिए किसी भी देश के लिए साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना इस देश के लिए है। सभी जाति के लोग किस तरह मिलजुल कर रहेंगे ये हमारा इतिहास बताता है, हमारी संस्कृति बताती है। यदि समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जारसाई रूस नवीन राष्ट्र के रूप में पुनर्गठित हो सकता है तो भारत में समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर यहाँ की राष्ट्रीय अस्मिता पहले से कितना पुष्ट होगी इसकी कल्पना की जा सकती है। वास्तव में समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का इतना अपव्यय होता है कि उसका कोई हिसाब नहीं है। देश के साधनों का सबसे अच्छा उपयोग समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। अनेक छोटे बड़े राष्ट्र जो भारत से ज़्यादा पिछड़े हुए हैं समाजवादी व्यवस्था कायम करने के बाद पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हैं और उनकी प्रगति की रफ्तार किसी भी पूंजीवादी देश की अपेक्षा तेज है, ज़्यादा है। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। उसके बाद लेखक ने बताया कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। समाजवादी संस्कृति पुरानी संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती, वह उसे आत्मसात करके आगे बढ़ाती है। वह उसे आत्मसात करके आगे बढ़ाती है। आत्मसात का मतलब अपना हिस्सा बनाना, अपने में समाहित कर लेना। ऐसा करके उसे आगे बढ़ाती है। कितना भी कुछ हो जाए लेकिन हमारे देश में जो साहित्य है उससे लोग अलग नहीं होते, उससे जुड़े ही रहते हैं। चाहे उसका अनुकरण कुछ ही लोग करें लेकिन ज़रूर करते हैं। अभी हमारे देश की निरक्षर जनता, निरक्षर निर्धन जनता नए और पुराने साहित्य की महान उपलब्धियों के ज्ञान से वंचित है। जो निरक्षर हैं और जो निर्धन हैं, जब वह साक्षर होगी, लेखक को यह विश्वास है कि जब वह साक्षर होगी, साहित्य पढ़ने का उसे अवकाश होगा, सुविधा होगी, तब व्यास और वाल्मीकि के करोड़ों नए पाठक होंगे और उनके इतिहास को पढ़ेंगे, उनके साहित्य को पढ़ेंगे। वे अनुवाद में नहीं, उन्हें संस्कृत में भी पढ़ेंगे और तब इस देश में इतने बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा कि सुब्रमण्य भारती की कविताएं मूल भाषा में उत्तर भारत के लोग पढ़ेंगे और रविंद्रनाथ की रचनाएं मूल भाषा में तमिलनाडु के लोग पढ़ेंगे। यहाँ की विभिन्न भाषाओं में लिखा हुआ साहित्य जातीय सीमाएं लांघकर सारे देश की संपत्ति बनेगा। जिस भाषा के बोलने वाले अधिकतर निरक्षर हैं और अपने साहित्यकारों का बहुत से बहुत नाम सुनते हैं,
वे तो इनकी रचनाएं पढ़ेंगे ही। लेखक को ऐसा विश्वास है। और तब अंग्रेजी भाषा प्रभुत्व जमाने की भाषा न होकर वास्तव में ज्ञान अर्जन की भाषा होगी। केवल उसका ज्ञान होगा उनके पास। और हम अकेले अंग्रेजी नहीं, यूरोप की अनेक भाषाओं के साहित्य का अध्ययन करेंगे और एशिया की भाषाओं के साहित्य से हमारा परिचय गहरा होगा। तब मानव संस्कृति की विशद धारा में, विशद धारा का मतलब व्यापक विस्तृत धारा में भारतीय साहित्य की गौरवशाली परंपरा का नवीन योगदान होगा। संस्कृति की विशद धारा में भारतीय साहित्य की गौरवशाली परंपरा, जो परंपरा उस साहित्य में लिखी गई है, उसका नवीन योगदान होगा। अब आप लोगों का क्वेश्चन है आपका, आप लोग भी इसको पढ़ लीजिएगा एक बार और पढ़ने के बाद इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग। आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों। इसके बारे लेखक ने इसके बारे में बताया है कि परंपरा का ज्ञान उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है जो सारी रूढ़ियाँ तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं अथवा साहित्य में एक नई परंपरा आरंभ करना चाहते हैं। तात्पर्य यह है कि जो लोग समाज में बुनियादी परिवर्तन करके वर्गहीन शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना चाहते हैं, वैसे लोगों के लिए परंपरा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। क्योंकि साहित्य की परंपरा ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है तथा इस प्रगतिशील आलोचना के ज्ञान से साहित्य की धारा मोड़ी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 है परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानता है। लेखक ने इसमें बताया है कि परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखक इसलिए महत्वपूर्ण मानता है क्योंकि इस विवेक के बिना यह जानना मुश्किल हो जाता है कि यह अभ्युदयशील वर्ग का साहित्य है या पतनशील वर्ग का। क्योंकि साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन सर्वप्रथम उस साहित्य का करते हैं जो शोषक वर्गों के विरुद्ध श्रमिक समुदायों के हितों में प्रतिबिंबित करता है तथा उसकी रचना का आधार शोषितों का श्रम है। इस बात को समझने के लिए विवेक का होना आवश्यक है क्योंकि विवेक के माध्यम से ही कोई शोषित वर्गों के हितों को उद्घाटित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है, इस संबंध में लेखक की क्या राय है, स्पष्ट करें। लेखक ने बताया है कि साहित्य का वह पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है जिसमें मनुष्य का इंद्रिय बोध, उसकी भावनाएं व्यंजित होती है। इस संबंध में लेखक का कहना है कि साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है, यह मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध रखता है। आर्थिक जीवन है के अतिरिक्त मनुष्य एक प्राणी के रूप में अपना जीवन बिताता है। साहित्य में उसकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती हैं जो उसे प्राणी मात्र से जोड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में। लेखक का आशय स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत पंक्ति का आशय स्पष्ट करते हुए लेखक ने बताया है कि युग परिवर्तनशील होता है। इस
के कारण साहित्य और समाज दोनों में परिवर्तन होता रहता है। जैसे सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता सभ्यता की अपेक्षा पूंजीवादी सभ्यता को अधिक प्रगतिशील माना जाता है। और कहा गया है कि आधुनिक सभ्यता का विकास कविता का विरोधी हो और कवि स्वयं बिकाऊ माल बना हो। इस संबंध में लेखक का मानना है कि जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक भी होता है। अतः औद्योगिक उत्पादन और कलात्मक उत्पादन में बहुत बड़ा अंतर है। अमेरिका तथा रूस ने एटम बम बनाए, किंतु शेक्सपियर के नाटकों जैसे नाटक दोबारा लेखन नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, लेखक मानव चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए भी उसकी सापेक्ष स्वाधीनता किन दृष्टांतों के द्वारा प्रमाणित करता है। लेखक ने बताया कि द्वंद्वात्मक दोनों का विरोध भौतिकवाद के संबंध में अपना विचार प्रकट करते हुए यह कहा गया है कि आर्थिक संबंधों से प्रभावित होना एक और बात है और उसके द्वारा चेतना का निर्धारण होना दूसरी बात है, क्योंकि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। सब कुछ परिस्थितियों द्वारा निर्धारित नहीं होता, क्योंकि न तो मनुष्य परिस्थितियों का नियामक है और न परिस्थितियां मनुष्य का नियामक हैं। दोनों का संबंध द्वंद्वात्मक है। इसी कारण से साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। लेकिन लेखक का तर्क है कि भौतिक जगत का मानव मस्तिष्क पर पड़ा हुआ प्रतिबिंब ही विचार है। जगत की कोई वस्तु पूर्णतः स्वतंत्र और शेष जगत से नितांत विच्छिन्न एवं सत्तावान नहीं है। प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व शेष जगत पर आश्रित है, इसलिए उसका ज्ञान भी शेष जगत के संबंध की अपेक्षा रखता है। फिर भी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमिका स्वीकार करते हुए लेखक किन खतरों से आगाह करता है। लेखक ने बताया है कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली व्यक्तियों की भूमिका निर्णायक होती है, जिनमें प्रतिभा होती है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं ये लोग जो करते हैं वह सब कुछ अच्छा ही होता है। उनकी रचनाओं में कोई दोष नहीं होते, लेकिन कला का पूर्णतः निर्दोष होना भी एक दोष है, क्योंकि ऐसी कला निर्जीव होती है, उसमें जान नहीं होती है, इसलिए दोष होना ही चाहिए। प्रतिभाशाली व्यक्तियों की अद्वितीय उपलब्धियों के बाद कुछ नया उल्लेखनीय करने की गुंजाइश बनी रहती है, कब? जब उसमें दोष हो। अतः लेखक के कहने का उद्देश्य यह है कि इन खतरों से बचने के लिए कला में भावात्मक सौंदर्य पर ध्यान रखना आवश्यक होता है। भाव का होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्वेश्चन है, राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक स्थायी कैसे होते हैं। लेखक ने इस संबंध में बताया है कि कवि टेनिसन, शेक्सपियर, मिल्टन तथा शैली के काव्यों का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए यह कहना है कि टेनिसन ने लैटिन कवि वर्जिल पर एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। इसमें उन्होंने लिखा है कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया है, परंतु वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि तरंगें हमें अभी सुनाई देती हैं और हृदय को अद्भुत आनंद प्रदान करती हैं। इसी प्रकार जब ब्रिटिश साम्राज्य का कोई नाम लेवा नहीं रह जाएगा, न पानी देवा रह जाएगा,
उस समय भी शेक्सपियर, मिल्टन आदि विश्व संस्कृति के आकाश में वैसे ही जगमगाते नजर आएंगे जैसे पहले थे, तथा उनका प्रकाश पहले की अपेक्षा करोड़ों लोग देखेंगी। इससे सिद्ध होता है कि राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी होता है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है, जातीय अस्मिता का लेखक किस प्रसंग में उल्लेख करता है और उसका क्या महत्व बताता है? लेखक ने जातीय अस्मिता का उल्लेख यूनानियों के प्रसंग में किया है। लेखक का कहना है कि तब जन समुदाय एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करता है, तब उनकी जातीय अस्मिता नष्ट नहीं होती। जैसे प्राचीन यूनान अनेक गणराज्यों में बटा हुआ है, आधुनिक यूनान एक राष्ट्र है। आधुनिक यूनान अपनी प्राचीन संस्कृति से अपनी एकात्मकता स्वीकार करता है या नहीं, तात्पर्य यह है कि मानव समाज बदलता है किंतु उसकी पुरानी अस्मिता कायम रहती है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान इस देश ने इसी जातीय अस्मिता को पहचाना। अतः जो तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करते हैं, उसमें इतिहास तथा सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर निर्मित अस्मिता का ज्ञान अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जातीय और राष्ट्रीय अस्मिताओं के स्वरूप का अंतर करते हुए लेखक दोनों में क्या समानता बताता है? जातीय और राष्ट्रीय अस्मिताओं के स्वरूप में अंतर के विषय में लेखक ने कहा है कि जातीय अस्मिता खंडित नहीं होती, चाहे उस जाति का विभाजन क्यों न हो जाए। इस विभाजित जाति को जब तक अपनी साहित्यिक परंपरा का ज्ञान रहेगा, तब तक वह जाति सांस्कृतिक के रूप में अविभाजित ही रहेगी, मतलब विभाजित नहीं होगी। लेकिन जिस समय राष्ट्र के सभी तत्वों पर मुसीबत आती है, तब उन्हें अपने अस्मिता का पूर्णतः ज्ञान हो जाता है। और लेकिन जातीय अस्मिता की दृष्टि से यह प्रवाह अविच्छिन्न है। जारसाई रूस के तोलस्टॉय ने इस रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ एवं पुष्ट किया है। दोनों में कोई अंतर नहीं होता, बल्कि स्वरूप में अंतर होता है। दोनों के उद्देश्य समान होते हैं। दोनों अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए समान रूप से तत्पर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता? लेखक ने इस संबंध में बताया है कि राष्ट्र के गठन में इतिहास का अविच्छिन्न प्रवाह बहुत बड़ी निर्णायक शक्ति है। इस देश की राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरी जाति पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके थोपी नहीं गई है, बल्कि सांस्कृतिक और इतिहास की देन है। जबकि रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ एवं पुष्ट करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। सोवियत संघ में बहुजातीय राष्ट्रीयता का पुनर्जन्म हुआ और यह राष्ट्रीयता अब एक सामाजिक शक्ति है। यहाँ जाति एवं भाषा में भिन्नता होते हुए भी उद्देश्य एक है। इसलिए बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से भी कोई भी भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की बहुजातीयता मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। इसने कहा बहुजातीय जातीयता मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है, तो इसमें कहा कि जितना और देश के लिए जरूरी नहीं है। लेखक ने इस संबंध में बताया कि जितना और देश के लिए जरूरी नहीं है, उतना हमारे देश के लिए जरूरी है। इस देश की संस्कृति से रामायण और महाभारत को अगर अलग कर दिया जाए तो भारतीय साहित्य की आंतरिक एकता टूट जाएगी। किसी भी बहुजातीय राष्ट्र के सामाजिक विकास में कवियों की ऐसी निर्णायक भूमिका नहीं रही जैसी इस देश में व्यास और वाल्मीकि की रही है। इसलिए
किसी भी देश के लिए साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना इस देश के लिए जरूरी है। ये इतिहास की देन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, किस तरह समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है, इस प्रसंग में लेखक के विचारों पर प्रकाश डालें। इस संबंध में लेखक का कहना है कि समाजवादी व्यवस्था की विशेषता के विषय में यह कहा जा सकता है कि समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जातीय अस्मिता खंडित नहीं होती, अपितु और पुष्ट होती है। लेखक का कहना है कि समाजवादी व्यवस्था कायम होने के कारण ही जारशाही शासन से त्रस्त रूस नवीन राष्ट्र के रूप में पुनर्गठित हो सका, क्योंकि इस व्यवस्था से पहले रूस भिन्न भिन्न गणराज्यों में विभक्त था तथा सामंत एवं पूंजीपतियों के अधीन था। यदि रूस में समाजवादी व्यवस्था कायम हो सकती है तो भारत में समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर हमारी राष्ट्रीय अस्मिता पहले से कितना पुष्ट होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। उसके बाद कहा गया था, भारत के सर्वांगीण विकास के लिए समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है, निबंध में समापन करते हुए लेखक कैसा स्वप्न देखता है, उसे साकार करने में परंपरा की क्या भूमिका हो सकती है, विचार करें। लेखक ने इस संबंध में बताया है कि उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, यह आशा व्यक्त करते हुए हमें यह विश्वास है कि जब हमारे देश की जनता साक्षर होगी, साहित्य पढ़ने का उन्हें अवकाश मिलेगा, सुविधा होगी, तब वाल्मीकि एवं विकास के करोड़ों नए पाठक होंगे। वे अनुवाद में नहीं, संस्कृत में पढ़ेंगे। इस देश में बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा। उत्तर भारत के लोग सुब्रमण्य भारती की कविताओं की मूल भाषा पढ़ेंगे। रविंद्रनाथ की रचनाओं को दक्षिण भारत के लोग पढ़ेंगे। यूरोप एवं एशिया की भाषाओं के साहित्य से हमारा परिचय गहरा होगा और इस प्रकार मानव संस्कृति की विशद धारा में भारतीय साहित्य की गौरवशाली परंपरा का नवीन योगदान होगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है, साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है, इस मत को प्रमाणित करने के लिए लेखक ने कौन से तर्क और प्रमाण उपस्थित किए हैं। लेखक ने इस संबंध में बताया है कि साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। इस मत को प्रमाणित करने के लिए लेखक ने अमेरिका तथा एथेंस की गुलामी के विषय में अपना विचार प्रकट किया है। लेखक का कहना है कि गुलामी अमेरिका में थी तथा गुलामी एथेंस में भी थी, लेकिन एथेंस की सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया, लेकिन अमेरिकी मालिकों ने मानव संस्कृति को कुछ भी नहीं दिया। सामंतवाद सारे संसार में कायम था, किंतु सामंती दुनिया में महान कविता के केंद्र भारत तथा ईरान थे। यही कारण है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। उसका मानना है कि न तो मनुष्य परिस्थितियों का नियामक है और न ही परिस्थितियां मनुष्य के नियामक हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, विभाजित बंगाल से 15 में आपको व्याख्या करना है। विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए तो ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है। इस न्यूनाधिक ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या होते हैं। ये व्याख्या है
इसलिए इसमें सबसे पहले लेखक का परिचय। लेखक का परिचय प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 रामविलास शर्मा जी द्वारा रचित परंपरा का मूल्यांकन निबंध से लिया गया है। लेखक का कहना है कि जिस जाति में सांस्कृतिक परंपरा का ज्ञान जितना अधिक रहता है उसमें सांस्कृतिक चेतना उतनी अधिक रहती है। उसी चेतना अथवा परंपरा बोध के कारण कोई जाति संगठित होती है। लेखक ने बंगाल तथा पंजाब के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि इस न्यूनाधिक ज्ञान के फलस्वरूप जब राष्ट्र पर कोई मुसीबत आती है तब उन्हें राष्ट्रीय अस्मिता का ज्ञान स्वतः हो जाता है। इसके फलस्वरूप उन्हें यह ज्ञात हो जाता है कि हम किस देश के रहने वाले हैं। तात्पर्य यह है कि विभाजन के बाद भी वह सांस्कृतिक रूप से अविभाजित रहता है। जैसे बंगाल विभाजित होने के बावजूद पूर्वी एवं पश्चिम बंगाल के लोगों को अपनी परंपरा का ज्ञान रहेगा, तब तक वे सांस्कृतिक रूप से अविभाजित रहेंगे। इसी प्रकार हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया तो यह राष्ट्रीय अस्मिता जनता के स्वाधीन संग्राम की समर्थ प्रेरक शक्ति बनी और वहाँ के लोगों ने हिटलर विरोधी संग्राम को देशभक्तिपूर्ण अथवा महान राष्ट्रीय संग्राम कहा। अतः लेखक का मानना है कि इस न्यूनाधिक ज्ञान से राष्ट्रीयता की भावना और भी बलवती होती है, अर्थात बलवान होती है। अब आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब आप लोग क्वेश्चन और आंसर अपने अपने कॉपी पे लिखिएगा और लिखने के बाद इसको याद कीजिएगा। सर्वोदय नमस्कार बच्चों।